ठीक है, मैं अपने मंच सक्सेस माइंडेड से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं, डेली 50 क्वेश्चंस के अंतर्गत हम लोगों ने 75 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया है। आज आगे के 25 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे हम लोग, और मंडे से हम लोग फिर 50 क्वेश्चन का डिस्कशन आगे करेंगे। आगे आज 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए, शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये किसी भी एग्जाम के टॉप ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा में आंगनबाड़ी समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 331 में, अनुच्छेद 221 में, अनुच्छेद 121 में, अनुच्छेद 139 में। तो लोकसभा में आंगनबाड़ी समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान संविधान के जिस अनुच्छेद में किया गया है, वो अनुच्छेद है 331 में। किसमें किया गया दोस्तों? वो किया गया है 331 में किया गया है। 331 में किया गया है, तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123। तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध जिस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, वो अनुच्छेद 117 है दोस्तों। अनुच्छेद 117। ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 338 का में, 337 में, 338 में, 339 में। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत है, वो है 338 का में। ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 339 की बात करें तो अनुच्छेद 339 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में बताया गया है। ठीक है, जबकि 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 139। तो संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, वो किया गया है अनुच्छेद 122 के अंतर्गत दोस्तों। अनुच्छेद 122 के अंतर्गत। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? संविधान के 40वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान के 42वें संविधान अधिनियम द्वारा, 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान के 46वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो किस संपत्ति के मूल अधिकार को जो लोप किया गया यानी हटाया गया, वो किया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत दोस्तों। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 243 का ग, अनुच्छेद 243 का घ, अनुच्छेद 243 का ज, अनुच्छेद 243 का झ। तो संविधान के अंतर्गत पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी जिस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, वो किया गया है अनुच्छेद 243 का घ। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो भारत के संविधान के अंतर्गत कौन जो अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, वो कौन सा अनुच्छेद है? देखिए, अनुच्छेद 19 प्रेस से संबंधित है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 आपके अस्पृश्यता निवारण से है, यानी कि छुआछूत से है। ठीक है। और अनुच्छेद 24 की हम बात करें तो वो किससे संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 24 ही, देखिए 23 तो प्राणदंड से संबंधित है, तो अनुच्छेद 24 जो संबंधित है वो कारखानों बालकों के नियोजन से संबंधित है दोस्तों। तो अनुच्छेद 24 का डी हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, तो अनुच्छेद 32 है दोस्तों। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है दोस्तों। सूचना का अधिकार कैसा है? एक विधिक अधिकार है। तो आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है?
काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार जो है दोस्तों वो द्वितीय पीढ़ी का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, किसे द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है, तो समता के अधिकार को जो है द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से किस भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है, किसे, यानी कि इनमें से चारों में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायाधिकर्ता, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। तो महान्यायवादी को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, आपको ये कमेंट में करना है। संघ लोक सेवा आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन कर सकता है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, गृह मंत्री को। तो संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन कर सकता है राष्ट्रपति को। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए कथन एवं कारण से सही उत्तर का चयन करना है। कथन है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा के सदस्य होने के लिए अर्हित है। कारण क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। तो अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा के सदस्य होने के लिए अर्हित है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है, ये दोनों बातें सही हैं। और कारण जो है वो कथन की व्याख्या करता है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार करना है और कूट का चयन करना है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो तीनों ही बातें दोस्तों सही हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से, सिक्किम राज्य से, नागालैंड राज्य से, मणिपुर से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर से। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के बीच है? तमिलनाडु तथा कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी। कावेरी नदी के बीच में जल बंटवारे का विवाद जिन राज्यों के बीच चल रहा है वो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में। दोस्तों बात समझ में आ रही है? किनके बीच में? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में चल रहा है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई, मद्रास तथा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1861 में, 1851 में, 1871 में, 1881 में। तो मुंबई, मद्रास तथा कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1861 में। तो ए आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश संसद ने 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया था और इसी के साथ भारत में उच्च न्यायालयों के इतिहास का आरंभ हुआ था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन को आवश्यकता अनुसार उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया। 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापित किए गए। वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा जहाँ से ली गई है वो कौन सा, मतलब वो देश कौन सा है, आपको ये बताना है। तो अवधारणा जिस देश से ली गई वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या स्वीकृत किया गया तथा इसके कुछ उपबंध उसी दिन लागू हो गए जबकि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष एवं 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारतीय संविधान का जो अंग है जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उद्देशिका है, निर्देशक मूल अधिकार है। तो जो आंसर होगा इसमें कि भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है
वो है उद्देशिका। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 10 सदस्य, राज्यसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 15 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य। तो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को दोस्तों। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितनी है, 540, 545, 550, 555। तो जो संख्या निर्धारित की गई है लोकसभा में सदस्यों की वो 550 निर्धारित की गई है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। आगे चलते हैं। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। सी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वित्त विधेयक राज्यसभा प्रस्तुत होता है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, या लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें जो कथन सही है वो क्या हो जाएगा, या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष या 35 वर्ष। तो राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी चाहिए दोस्तों, 30 वर्ष होनी चाहिए। तो डी बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी में निम्नलिखित योग्यताएं भी होनी चाहिए। वो पहले भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, ठीक है, वह भारत अथवा किसी राज्य के अधीन लाभ के पद पर नियुक्त ना हो, वह चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित न किया गया हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं रखता हो। तो ये सब क्या हो जाएगा, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु उसमें का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये था आज का शानदार प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।